बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल सबलाइम प्लेयर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने एसएसटी जनरल का जो पेपर था क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हल किया, एक्सप्लेन किया हर एक एमसीक्यूज़। इस वीडियो में मैं 21 से लेकर 30 तक हल करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं एमेंसिपेशन मीन्स। एमेंसिपेशन वर्ड्स का मतलब क्या है? तो एमेंसिपेशन वर्ड का मतलब है आज़ादी का अमल। अब कन्फ्यूजन ये है कि किस तरह की आज़ादी, क्योंकि सारे ऑप्शंस में ए बी सी इन तमाम ऑप्शंस में आज़ादी की बात हो रही है। ऑप्शन ए में है प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कानूनी पाबंदियों से आज़ादी, या प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, सियासी पाबंदियों से आज़ादी, या प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम सोशल रिस्ट्रिक्शंस, माशरती पाबंदियों से आज़ादी, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, या ये तमाम। तो कैंडिडेट कंफ्यूज होता है, तो मैं हूँ ना आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। देखिए, एमेंसिपेशन वर्ड्स जो है इसमें अगर आप इससे ई हटाए मेंसिपेशन, मेंसिपियम एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये एमेंसिपेशन वर्ड्स भी लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से बना है। मेंसिपियम का मतलब है ग़ुलाम। मेंसिपियम अगर ई इसमें ना लिखे, मेंसिपियम का मतलब है ग़ुलाम। अब ग़ुलाम जब होता है तो ग़ुलाम पर हर तरह की पाबंदी होती है। वो अपने आका, अपने मालिक के हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकता, वो ग़ुलाम होता है। और अगर इसमें ई लगाया जाए तो ये ग़ुलाम का अपोज़िट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमेंसिपेशन, तो अब ये ग़ुलाम का अपोज़िट है, मतलब आज़ाद है। तो अब किस तरह का आज़ाद? तो मतलब हर तरह का आज़ाद। जिस तरह ग़ुलाम पर हर तरह की पाबंदी होती है, तो इसी तरह जब आज़ाद होता है तो वो लीगली भी आज़ाद होता है, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस, ये तमाम पाबंदियाँ जब एक शख्स से हटाया जाए तो इसको कहते हैं, इस अमल को कहते हैं एमेंसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन पेंसीज लेफ्ट दियर आइज टू माइन, जब पेंसी ने मेरे तरफ देखा। ये एक नज़म से लिया गया है, इन स्पाइट ऑफ वॉर एक नज़म का नाम है। आई थिंक 10th क्लास के इंग्लिश में ये है। व्हेन पेंसीज लेफ्ट देयर आइज टू माइन, शायर कहता है कि जब पोलों ने, पेंसी के पोलों ने मेरे तरफ देखा। तो इसमें कौन सा डिवाइस इस्तेमाल हुआ है? डिवाइस का मतलब है फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें सिमिली है या मेटाफर है या पर्सनिफिकेशन है या अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन ये इलिट्रेशन है, ALLITERATION, इलिट्रेशन, लेकिन पेपर ने मिस्टेकनली अल्ट्रेशन लिखा है। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये ठीक है, पर्सनिफिकेशन। अब ये क्यों ठीक है? ये इसलिए ठीक है क्योंकि पर्सनिफिकेशन वो होता है जब एक शायर अपनी शायरी में एक इंसान की खासियत या एक जानदार चीज़ की खासियत, खूबी, करेक्टरिस्टिक्स एक बेजान चीज़ को देता है, तो इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेंटेंस को देखे, व्हेन पेंसीज लेफ्ट देयर आइज टू माइन, जब पेंसी ने मेरे तरफ देखा। तो अब देखना किसका काम है? देखना तो इंसान करता है या जानवर करता है? फूल तो नहीं कर सकता ना, फूल बेजान चीज़ है। लेकिन शायर कहता है कि फूल ने जब मेरे तरफ देखा, देखा इंसान का काम है, तो इंसान की खासियत इसने बेजान चीज़ को दिया है। तो ऐसे काम को, ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच को पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब ए में सिमिली है। सिमिली का मतलब है जब आप एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह माने करार देते हैं, और इसमें लाइक या एज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली एज लाइक अ टाइगर। लाइक का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि अली टाइगर की तरह है, टाइगर की तरह बहादुर है। या मैं ऐसा अगर कहूँ, अली इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर, अली इतना बहादुर है जितना कि टाइगर है। तो इसको सिमिली कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूँ, मेटाफर की मिसाल देके, अली इज़ टाइगर, डायरेक्टली मैं कहूँ कि अली बिल्कुल टाइगर है,
इसमें लाइक और एज नहीं है तो इसको फिर मेटाफोर कहते हैं। या अगर मैं कहूँ टाइम इज़ मनी, टाइम मतलब है दौलत है, बहुत कीमती है, तो ये मेटाफर हो गया। अब इलिट्रेशन जो है, यहाँ पर अल्ट्रेशन लिखा है लेकिन इलिट्रेशन असल में है। इलिट्रेशन का मतलब है जब शायर जब नज़म लिखता है तो एक लाइन में हर एक लफ्ज़ एक ही साउंड से शुरू होता है, तो इसको इलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेट ग्लोरियस गोल्डन सन, ग्रेट बी जी से शुरू होता है, ग्लोरियस बी और गोल्डन बी जी से शुरू होता है, इसको इलिट्रेशन कहते हैं। ये शायर लोग जब शायरी करते हैं तो ये ऐसा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, काया पलटना का क्या मतलब है? तो काया पलटना एक उर्दू मुहावरा है, इसका मतलब है हालात बदल देना। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसने खाया पलट दिया, हालात तब्दील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, वो इसम जो न किसी से बना हो और न ही इससे कोई कलमा बनाया जा सके, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इसमें जामिद। जामिद, अब आप किस तरह इसको याद करेंगे? जामिद का मतलब देखिए मुंजमिद से लिए गए। मुंजमिद एक ऐसा चीज़ जो फ्रोज़न फॉर्म में हो, जो सख्त हो, जो ठोस हो, जैसा कि बर्फ़ होता है। जिस तरह के सख्त चीज़ से कुछ नहीं बन सकता ऐसे हाथों के ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लोहे से आप कुछ नहीं बना सकते अपनी ही हाथों के ज़रिए, लोहार तो बना सकता है। तो इसी तरह ये इसमें जामिद ऐसा कलमा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ इसमें जामिद है, कुर्सी, कलम, ये सब इसमें जामिद है। इससे कुछ नहीं बनता, न ये ख़ुद किसी से बना है। इसमें मस्दर मश्तक जो होते हैं ये इससे और कलमे बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ना, तो पढ़ना से पढ़ो बन सकता है। लिखना, लिखने से लिखो बन सकता है। लेकिन इसमें जामिद मेज़, कुर्सी, कलम, इससे कुछ नहीं बन सकता, तो इसमें जामिद ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश वॉज द टाइम व्हेन मैन बिगेन मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम मेटल्स। वो कौन सा वक़्त था जब इंसान ने धातों से हथियार बनाना शुरू किया? तो वो पीरियड था ब्रॉन्ज़ एज। ब्रॉन्ज़ एज क्योंकि ब्रॉन्ज़ ख़ुद एक मेटल है और ब्रॉन्ज़ एज में इंसानों ने मेटल से हथियार बनाना शुरू किया। स्टोन एज में इंसान पत्थरों से और लकड़ियों से हथियार बनाते थे। आयरन एज में आयरन से, लोहे से या स्टील से बनाते थे, लेकिन ब्रॉन्ज़ एज में मेटल से बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 26, during Alauddin period, Mongol invaded Delhi at least times between 1296 to 1305 AD, but each time they were repulsed. अलाउद्दीन एक राजा था दिल्ली का तो उसके दौरे हुकूमत में जब वो दौरे इक़्तिदार था, मंगोलों ने दिल्ली पर कितने हमले किए थे? तो आई थिंक इसमें 6 आता है। 6 टाइम उन्होंने हमला किया था, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें शिकस्त दिया था और वो नाकाम हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, डू यू लाइक सेलिंग ऑन द लेक? क्या आप झील में, लेक में सेलिंग पसंद करते हैं? तो इसमें सेलिंग क्या है? ये एक जेरंड है। मैंने पहले भी बताया था कि जेरंड ऐसा होता है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है और एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, नाउन का काम करता है, तो इसको हम जेरंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक जेरंड है। इस सेंटेंस में भी डू यू लाइक सेलिंग, क्या आप सेलिंग पसंद करते हैं ऑन द लेक, झील में, तो ये जेरंड है। अब पार्टिसिपल की तरह भी सेलिंग इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि आई सा अ बॉय सेलिंग ऑन द लेक, मैंने एक लड़का देखा जो लेक में, जो झील में सेलिंग कर रहा था, तो यहाँ पर एज अ पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है सेलिंग। अब ये सेलिंग जो है ये एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सा अ सेलिंग बॉय, आई सा अ सेलिंग बॉय, मैंने एक सेलिंग करते हुए लड़का या एक ऐसा लड़का देखा जो सेलिंग कर रहा था। इसमें सेलिंग एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में सेलिंग एज अ जेरंड इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख के, डैश कैंसर इज क्योरेबल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक्सटेंट डिग्री मतलब किस हद तक कैंसर जो है वो काबिल इलाज है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक बड़ी हद तक
कैंसर जो है काबिल इलाज है। ऐसा भी हम कह सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ पर ये देखें टू ठीक है, फॉर, इन, फ्रॉम ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन 29, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का अपोजिट क्या है? तो एफ्लुएंट मालदार को कहते हैं, अमीर शख्स को कहते हैं। तो इसका अपोजिट है पुअर। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन 30, अंटिल यू लर्न हाउ टू टेक अ ब्रेक यू डैश योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक है। डी में क्या है? वॉन्ट इम्प्रूव। वॉन्ट इम्प्रूव शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का, मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म, कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है? वॉन्ट नॉट, वॉन्ट इम्प्रूव, सॉरी वॉन्ट इम्प्रूव, विल नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेंटेंस है। अनटिल का मतलब है जब तक। यू लर्न हाउ टू टेक अ ब्रेक, आप वक्फा करना नहीं सीखते स्पीकिंग के दौरान कि कहाँ वक्फा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में हो तो दूसरा फ्यूचर फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेहनत नहीं करते या जब तक आप मेहनत नहीं करते तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे या आप पास नहीं हो सकेंगे। तो इस सेंटेंस में भी देखिए, until you learn how to take a break you will not improve या you won't improve your ability to speak। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे ये भी बताना कि वीडियो किस ज़बान में बनाऊँ, उर्दू में या पश्तो में, क्योंकि उर्दू में बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मेरे व्यूवर्स में ज़्यादा से लोग उर्दू स्पीकिंग है, पश्तो समझ नहीं आती, तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।